हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी का टॉपिक नंबर 3 है और ये टॉपिक का नाम है समास। आज मैं समास की आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन एक सेकेंड में आप पहचान जाएंगे कौन सा समास है और ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे समास का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं समास का टॉपिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समास। समास क्या होता है? देखिए क्या लिखा है, समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। मतलब कोई चीज को संक्षिप्त कर दिया गया, उसको छोटा कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई समास की। और एक और परिभाषा लिखी हुई है, वो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को, कैसे शब्द को? सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द होता है मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसको बोलते हैं सार्थक शब्द। अब देखिए, अब देखते हैं समास के भेद। देखिए समास के भेद होते हैं छह। अब छह भेद कौन कौन से होते हैं उससे पहले एक और क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। समास का विलोम पूछा जाता है, तो समास का विलोम क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। व्यास समास को बोलते हैं विलोम व्यास। अब देखते हैं समास के छह भेद कौन से हैं। देखिए यहाँ पे समास के छह भेद लिखे गए हैं। अब जल्दी जल्दी इन सारे भेदों को देख लेते हैं। पहला है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अवयवी भाव समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, छठा है तत्पुरुष समास। अब जो ये छह हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे और सबकी ट्रिक है जो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। स्टार पॉइंट डाल के सबकी ट्रिक लिख लीजिएगा आप, तो आप कभी जिंदगी में समास का चैप्टर नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहला समास देखते हैं। पहला समास है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वो होता है जिस शब्द में आगे किसी संख्यावाचक शब्द लिखा होता है। कैसा शब्द लिखा होता है? संख्यावाचक शब्द। मतलब संख्या संख्या की, मतलब नंबर शब्द, नंबर वर्ड, संख्या की प्रधानता होती है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिस शब्द में, किसमें? जिस शब्द में पूर्व या पहला पद संख्यावाचक हो। कैसा हो? संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। अब जैसे कोई भी शब्द लिखा है, उसमें अगर आगे संख्या जैसा कोई वर्ड है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप द्विगु समास मारिएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण में पहला क्या है, नवरत्न। इसमें क्या लिखा है? नव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट रुकिएगा। इसमें लिखा हुआ है नौ। नौ मतलब क्या होता है? नौ। तो इसका मतलब क्या होता है? नौ रत्नों का समूह। तो नव आ गया। तो नौ को आपको पता है नौ बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अब देखिए त्रिभुवन है, त्रिभुवन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। तो तीन आ गया, संख्यावाचक हो गया। तो ये हो गया द्विगु समास। यहाँ सप्तद्वीप है। सप्तद्वीप मतलब सात, सात द्वीप का समूह, सात द्वीपों का समूह। तो इसको ये हो गया द्विगु समास। यहाँ सत मंजिल है, यानी कि सात मंजिलों का समूह। सात है, सत है, सात है। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां संख्यावाचक शब्द है उसको बिना सोचे समझे द्विगु समास मार दीजिएगा। अब पढ़ते हैं। अगला है, दूसरा नंबर है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में जो होता है, उसमें आप इन समासों में बीच में योजक चिन्ह देखेंगे। योजक चिन्ह होता है ये, जैसे राम सीता। राम, एक मिनट। अब देखिए दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ये आप परिभाषा याद रख लीजिएगा, कई बार परिभाषा से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये परिभाषा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, याद भी होगी, किसी किसी को नहीं याद होगी, लेकिन हम लोग का जो मेन मकसद है वो है द्वंद्व समास पहचाने कैसे। तो इसकी ध्यान दो ट्रिक दी गई हैं। क्या दी गई है? दो ट्रिक। देखिए द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह क्या होता है? जैसे राम और सीता लिखा हो, यहाँ राम सीता लिखा है, ठीक है, सीता लिखा हुआ है। अब बीच में योजक चिन्ह ऐसा बना होता है, कैसा? ये योजक चिन्ह हो गया, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो क्या बोला है, इसमें योजक चिन्ह का लोप होता है। अब दूसरी टिक क्या है, जो लोजक चिन्ह होता है, जैसे राम और बीच में योजक चिन्ह और सीता, तो राम और सीता हो जाएगा। अगर योजक चिन्ह हटाएंगे तो और होगा, उसमें क्या छुपा है योजक चिन्ह में? और।
तो वही लिखा है, द्वंद्व समास में और का और विभक्ति का लोप छुपा होता है। या राम सीता बोल दो, राम ऐसे सीता लिख दो, या फिर इसको बोल दो राम और सीता, तो दोनों हो जाएंगे द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं इसके उदाहरण पर। देखिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहला उदाहरण क्या लिखा है, सुख दुख। सुख दुख के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। आपस में द्वंद्व हो रहा है, मतलब दो विपरीत चीजें हैं, उसमें आपस में द्वंद्व मतलब लड़ाई हो रही है। माता पिता, देखिए माता अलग है पिता अलग है, बीच में योजक चिन्ह है, तो माता और पिता। देखिए सब में और लिखा है ना, सब में और लिखा है, और किस में होता है, द्वंद्व समास में। राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, देखिए सब ये क्या हो गए, द्वंद्व समास। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ सुख दुख लिखा है, अगर कभी क्वेश्चन है आपको दिख जाए सुख और फिर से सुख दिख जाए, यानी कि दोनों बार बार रिपीट हो जाए वर्ड, तो वहां पे भले ही योजक चिन्ह लगाओ लेकिन रिपीट हो जाए वर्ड, तो उनमें कभी भी द्वंद्व समास मत लगाइएगा। द्वंद्व समास हमेशा ये विपरीत चीजें होती हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पर अलग, और यहाँ पे अलग, दोनों अलग अलग होंगे, तब होगा द्वंद्व समास। लेकिन जब सेम हो जाता है तो ये आ जाता है अवयवी भाव समास में। किस में आ जाता है, अवयवी भाव समास में, ये हम लोग आगे देखेंगे। जब दोनों सेम हो जाता है तो उसको वो अवयवी भाव समास में आ जाता है। तो चलिए आप ये समझ गए द्वंद्व समास। अब चलते हैं, अगला है अवयवी भाव समास। अब वाला जो आपका डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए अवयवी भाव समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद एक अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए सिंपल सिंपल मैं बता दूं, सिंपल वर्ड में ऐसा शब्द जिसमें आगे वाला वर्ड उपसर्ग लगा हो। क्या लगा हो, उपसर्ग। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके होंगे, उपसर्ग लगा हो उसको बोलते हैं अवयवी भाव समास। जिस शब्द में आगे उपसर्ग लगा हो, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव समास होता है। जिस शब्द में आगे उपसर्ग लगा होता है वो होता है अवयवी भाव समास। अब उपसर्ग क्या होते हैं, चलिए उदाहरण में मैं बता देता हूँ उपसर्ग क्या होते हैं। अब देखिए ये उपसर्ग हैं, यथा हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, ठीक है, ये होते हैं उपसर्ग। ठीक है, आप उपसर्ग देख लीजिएगा क्या होते हैं उपसर्ग, जिसमें भी आगे उपसर्ग लगा हो वो हो जाएंगे अव्ययी भाव समास में। अब देखिए समझ के, देखिए यथा स्थान है यानी कि स्थान के अनुसार, आजीवन है जीवन भर, प्रतिदिन है प्रत्येक दिन, यथा समय है समय के अनुसार। अब देखिए जो हम लोगों ने द्वंद्व समास में छोड़ा था, सेम शब्द वाले जो योजक चिन्ह भी लगा हो जिनमें बीच में, वो द्वंद्व समास नहीं होता है। अब वो क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए रात रात, दिन दिन, इसमें द्वंद्व नहीं हो रहा है। द्वंद्व होता है जो अब विपरीत शब्दों के बीच में द्वंद्व होता है, तब योजक चिन्ह लगाते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, योजक चिन्ह लगाया वो हो जाता है द्वंद्व समास। यहाँ पे सेम शब्द हैं, तो सेम शब्द में अगर योजक चिन्ह लगाओ तो वो होता है अव्ययी भाव समास में। ये याद रखिएगा, पॉइंट बना के स्टार बना के लिख लीजिएगा, जब भी सेम वर्ड है और बीच में योजक चिन्ह लगाओ तो वो जाएगा अव्ययी भाव समास में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर पर, कर्मधारय समास। ये बहुत इजी सा है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, ये तो किताबी वो हो गया, किताबी ये परिभाषा हो गई। अब इसमें देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक लिखी हुई है, ट्रिक है विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। मतलब किसी वर्ड की, किसी शब्द की विशेषता बता दे। अब जैसे किसी के पास काली काली गाय है, काली भैंस है मान लीजिए, चलो भैंस तो काली होती है, काली गाय है, तो काली जो शब्द हो गया वो हम लोग गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो वो जो हो जाता है, जो काली है ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और ऐसे ही शब्दों जो समास में प्रयुक्त हो जाए वो कर्मधारय समास हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा सब। बस हम लोगों को यहाँ विशेषता बतानी है। अब देखिए पहला ऑप्शन है नील कमल, जो उदाहरण है पहला नील कमल। अब देखिए अब इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की, और क्या बताया जा रहा है, वो है नीला, क्या है, नीला। तो ये हो गया कर्मधारय समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च ऐसी मिर्च जो काली है, यानी कि विशेषता बता दी गई, तो वो हो गया, क्या हो गया, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, मतलब अंबर जो पीला है, आसमान जो पीला है उसको बोलते हैं पीतांबर, तो ये भी हो गया कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, जिसका मुख, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, क्या, चंद्रमा के समान जिसका क्या हो, मुख हो, उसको बोलते हैं चंद्रमुखी, तो ये हो गया कर्मधारय समास। देहलता,
जिसकी जिसका शरीर, जिसका देह लता के समान हो, मतलब बेल के समान हो। बेल नहीं होती है, पौधे जो होते हैं बेल, उसके समान हो, मतलब लहराता हुआ देह हो, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। तो ये भी कर्मधारय समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समाज का मतलब छोटा मोटा मतलब ये समझ लीजिए आप, एक पॉइंट बना के जिसमें जिसकी विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास है। अब बढ़ते हैं बहुव्रीहि समाज में। ये पांचवा समाज है बहुव्रीहि समास। ये आपका शायद सबसे फेवरेट भी होगा। ये बहुत इजी सा है। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है। ठीक है, ये परिभाषा तो आप छोड़ दीजिए, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये परिभाषा देखिए, अर्थात जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रिक दी गई है। बहुव्रीहि समास में देखा गया है 99% टाइम जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं किसी के। कभी कभी विष्णु के दे दिए जाएंगे, कभी रावण के दे दिए जाएंगे, कभी शंकर जी के दे दिए जाएंगे, कभी श्री राम के दे दिए जाएंगे। तो जो शब्द होंगे वो पर्यायवाची होते हैं किसी ना किसी के। वो होता है बहुव्रीहि समाज। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए यहाँ लिखा है नीलकंठ। क्या लिखा है? नीलकंठ। ठीक है, अब नीलकंठ क्या है? नीला कंठ है जिनका। किसका कंठ नीला होता है? होता है शंकर जी का, यानी कि शिव जी का। अब देखिए शिव जी का ये पर्यायवाची है नीलकंठ। और नीला है कंठ जिनका। शिव जी कौन है? जिनका कंठ नीला है। और नीला कंठ किसका है? शिव जी का। और शिव जी का पर्यायवाची नीलकंठ है। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दशानन। देखिए दशानन में आप सोचेंगे आगे 10 लिखा है तो इसका द्विगु समास आप मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ये द्विगु समास नहीं है, ये पर्यायवाची है। किसका? रावण का। क्या है? ये रावण का पर्यायवाची है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए चौथा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है? लंबोदर। जिसका पेट लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, तो उसको वो कौन हो जाते हैं? वो होते हैं गणेश जी। कौन हो जाते हैं? गणेश जी। तो ये क्या हो गया? लंबोदर हो गया गणेश जी का पर्यायवाची। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे जो जितने भी ये उदाहरण दिए हैं ये सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। अब चलिए बढ़ते हैं एक चलिए चौथा और है, देख लेते हैं। गिरिधर। गिरी को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला। किसने पर्वत को उठा लिया था? तो उठाया था श्री कृष्ण ने। तो वही लिखा है श्री कृष्ण का ये एग्जाम्पल है गिरिधर, मतलब पर्यायवाची है। तो ये भी हो गया बहुव्रीहि समास। अब छठा नंबर है तत्पुरुष समाज। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे इसी समाज में कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता दूंगा इसकी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं जो किताबी परिभाषा है। जिस समाज में पूर्व पद गौड़ हो। क्या हो? पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो। मतलब कौन सा पद प्रधान होना चाहिए? उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। उसे बोलते हैं तत्पुरुष समाज। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समाज। अब देखिए तत्पुरुष समाज के जो 6 भेद होते हैं, पहले हम लोग भेद देख लेते हैं, बाद में ट्रिक देख लेंगे। अब वो कौन से होते हैं? एक होता है कर्म तत्पुरुष, एक होता है करण तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और एक और होता है, वो है ये लिखा हुआ है अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए जो ये लिखे गए हैं, ये आप देख रहे हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये आप जानते हैं ये कारक शब्द है। ठीक है, ये सॉरी, ये हैं कारक। और कारक कितने प्रकार के होते थे? कारक होते थे 8 प्रकार के। इसमें कौन सा नहीं है? एक संबोधन कारक नहीं है, एक कर्ता कारक नहीं है। ठीक है, वो हटा दिए जाते, बाकी 6 ये तत्पुरुष के साथ मिलकर तत्पुरुष समास बनाते हैं। अब देखिए कारक आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर, ये होते थे। अब जहां पे कारक शब्द बीच में आ जाते हैं तत्पुरुष समास में, वहां वही कारक हो जाता है, मतलब उसी कारक का तत्पुरुष हो जाता है। देखिए आगे समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखी है, जिन शब्दों में कारक शब्द छुपे होते हैं, अगर किसी चीज में कारक शब्द छुपे हैं तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे जैसे होता है राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र। तो क्या, कौन सा शब्द आया बीच में? राजा का पुत्र, ये का शब्द आया बीच में। और का किस में होता है? का होता है संबंध कारक में, का की के संबंध कारक में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। देखिए वही लिखा है, जिन शब्दों में कारक शब्द छुपे होते हैं, हम लोग ने देख लिया कारक शब्द छुपा था का, उसमें तत्पुरुष समास होता है। और जिस कारक का शब्द छुपा होता है, ये किस कारक का शब्द है? ये है संबंध कारक का, उसी कारक का तत्पुरुष समास होता है।
तो वो ये किस कारक का तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध कारक तत्पुरुष। अगर आप भूल गए हो कारक शब्द, तो मैं अब ये 6 कारक के इनके क्या वर्ड होते थे वो बता देता हूँ, क्या शब्द आते थे इसमें। देखिए कर्म में होता था को, क्या होता था, को होता था, ठीक है। और करण में होता था से, संप्रदान में होता था के लिए, अपादान मतलब से, यानी कि अलग होने के लिए, जिसमें किसी चीज़ की हानि हो रही है, अलग हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है आपके पास, उसमें से। क्योंकि ये करण और अपादान में देखिए दोनों में से है। देखिए करण में तो ऐसे नॉर्मल से आ जाता है, लेकिन अपादान में तब से होता है जब किसी से अलग होने की बात होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग होके निकल रही है, तो वहां पे अपादान, ये से वाला अपादान में चला जाता है। देखिए ठीक है, संबंध में का की के, अधिकरण में और पर। अब ये समझ के कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के अधिकरण में पर। अब जहां पे ये शब्द आएंगे, जहां पे भी अगर समास को तोड़ने पे ये शब्द निकलेंगे, वहां हम लोग समझ जाएंगे कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या अपदान तत्पुरुष है, या फिर संबंध या अधिकरण तत्पुरुष होंगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। ये है कर्म तत्पुरुष। अब देखिए यहाँ क्या है, मतदाता, यानी कि मतदाता क्या होते हैं, जो वोटर्स होते हैं। मतदाता को अगर तोड़ते हैं वर्ड में, देखिए समाज में हमेशा जब भी कोई वर्ड है उसको तोड़ लिया करिए, क्योंकि वो संक्षेप करके दिया होता है। उसको तोड़ दीजिए, मतदाता को अगर तोड़ेंगे तो मत को देने वाला, किसको देने वाला, मत को देने वाला। तो को किस में आता है, याद होगा कर्म तत्पुरुष में आता है को। क्या आता है, को। तो ये क्या हो गया, मतदाता कर्म तत्पुरुष में। गिरी, गृह कट, यानी ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी को आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। अब देखिए करण तत्पुरुष में, करण तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति होती है, इसमें होती है से। अब देखिए जन्मजात, यानी कि जन्म से उत्पन्न, क्या है ये, जन्म से उत्पन्न है, ठीक है, जन्म से उत्पन्न। और दूसरा क्या है, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन। तो ये सब हो गए तत्पुरुष समास में। किस में हो गए, तत्पुरुष समास में। अब बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो ये संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, पहला है संप्रदान। जो संप्रदान में क्या आता था, संप्रदान में आता था के लिए, क्या आता था, के लिए। अब हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, क्या आ गया, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, मतलब युद्ध लड़ने के लिए भूमि। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए संप्रदान तत्पुरुष में। अब बढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष पर। अपादान क्या होता था, अपादान होता था से, यानी कि से हमेशा होता था अलग होने से, अलग होने के सेंस में, किसमें, अलग होने के सेंस में, ठीक है। अब देखते हैं धनहीन, धन से हीन, मतलब धन चला गया। जब धन अलग हो गया है तो धन से हीन हो गए। तो जब अलग हो गया है धन, मतलब हीन तब होगा ना जब धन आपसे दूर चला जाएगा। तो धनहीन है, तो ये हो गया अपादान, मतलब से, अब अलग होने में। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत। तो यहां हो गया अपादान। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, ये जो गुणहीन है ये भी अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा, क्योंकि गुण से हीन, तुम्हारे पास गुण है ही नहीं, तुम्हारे गुण तो चले गए कहीं और, मतलब अलग हो गए आपसे, आपकी क्वालिटीज। तो ये गुणहीन भी क्या होगा, अपादान। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपादान। तो समझ गए आप अपादान। अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष में। इसमें संबंध तत्पुरुष, संबंध क्या होता था, संबंध होता था का, की और के। अब देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर, क्या हो गया, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न या भारत के रत्न। तो भारत का के जो है रत्न। तो ये का के आ रहे हैं इसमें, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। तो ये सारे हो गए संबंध तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं लास्ट वाला, जो है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या आता था, हम लोगों ने पढ़ा था, में आता था, पर आता था, ठीक है, में या पर आता था। अब देखिए नीति निपुण, यानी कि नीति में निपुण है। हम लोग क्या है, नीति में निपुण है। कोई चीज़ है, जैसे अमित शाह हैं, वो तो पॉलिटिक्स की नीति में निपुण हैं, या राहुल गांधी हैं, पॉलिटिक्स की नीति में निपुण हैं।
तो वहां पर क्या आ रहा है, में। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीति में निपुण आ रहा है। तो ये हो गया अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। आत्मविश्वास, किस पे विश्वास है, हमें अपने आत्मा पे विश्वास है। किस पर विश्वास है, आत्मा पर विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए पर आ गया। अब पर किस में होता है, अधिकरण में होता है। हम लोग ने क्या पढ़ा था, अधिकरण में होता है में और होता है पर। में और पर। तो आत्मा पर विश्वास यानी कि आत्मविश्वास क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, हम लोगों ने सारा पढ़ लिया है। तत्पुरुष के भी 6 भेद पढ़ लिया, समाज के भी हम लोगों ने 6 भेद पढ़ लिए हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास क्या है। देशभक्ति को देखो उन लोगों ने खुद ही तोड़ के लिख दिया, देश के लिए भक्ति। अब के लिए देखिए लिखा है, ये क्या है, विभक्ति है। तो हम लोग को ये तो पता चल गया ये तत्पुरुष समास से है। किससे है, तत्पुरुष समास से। तो तत्पुरुष समास में के लिए किसके लिए आता है, आता है संप्रदान कारक के लिए। तो क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ये क्या हो गया, देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें तो नॉर्मल से ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा तत्पुरुष क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें बहुव्रीहि अवयवी द्वंद्व और तत्पुरुष, तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परमेश्वर, परमेश्वर शब्द में समास है। किसमें समास, परमेश्वर में। देखिए परमेश्वर को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, परम है जो ईश्वर। क्या निकलेगा, परम है जो ईश्वर। लिख देता हूं, परम है जो ईश्वर। ठीक है, परम है जो ईश्वर। तो क्या हो गया, परम है जो ईश्वर। तो ईश्वर की हम लोग विशेषता बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, ईश्वर क्या है, परम है। तो जब विशेषता बताने वाला आता है तो क्या ट्रिक थी, किसमें विशेषता बताई जाती थी, वो बताई जाती थी कर्मधारय में। किसमें, कर्मधारय में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में क्या समास है, तो हम लोग देख रहे हैं चौराहा में आ रहा है चौ। चौ किसका होता है, चौ होता है फोर के लिए। और फोर अगर संख्या वाचक आ जाता है तो हो जाता है द्विगु समास। क्या हो जाता है, द्विगु समास। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, या ऑप्शन डी अवयवी भाव समास। तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द्विगु समास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया द्विगु समास। तो हमारी ये पूरी समाज की टॉपिक खत्म हो गया है। और ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, शायद ही आज के बाद आप कभी भूलेंगे। एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा। और जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारी ट्रिक आती रहेंगी अलग अलग टॉपिक की। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।